welcome to Value Talks. Today we have with us Jitendra Chaudhary, who is a financial planning expert. He's an MBA Finance, BCom Honors. He is a SEBI registered investment advisor, an MFI certified mutual fund distributor, NSE certified financial market expert, and an IDA registered insurance advisor. Today we'll have a discussion with him about hybrid funds. Jitendra, welcome to the show today. How are you doing? I'm good. How are you? And good evening to all the audience who are there present for this talk. All right. So Jitendra, let's start with the topic of the day. We have called you today to have a discussion on hybrid funds. Now, a lot of people, when they want to make an investment in mutual funds and mutual funds which are essentially equity linked, जैसे कि अभी वापस से मार्केट में कुछ डिप हुआ एक दो दिन पहले, तो उससे लोगों को परेशानी भी होती है, और अगर किसी ने एक अपने किसी काम के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, सो इट इज हाईली पॉसिबल कि उस समय में एट दैट पॉइंट इन टाइम दे माइट गेट कंस्ट्रेंट फॉर मेकिंग दैट विड्रॉल. So hybrid funds in this particular situation come to the rescue of investment. तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, हाइब्रिड फंड्स का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है अगर आप उनको करेक्टली चूज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें. हाइब्रिड फंड्स को पहले समझना जरूरी है कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या है. जो आप एड्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं, उसमें ज्यादातर इक्विटी फंड्स को ग्लोरीफाई किया जाता है कि इक्विटी में डालिए, SIP करिए, बहुत अच्छा रिटर्न आता है, मार्केट के साथ लिंक्ड रिटर्न आता है. वो सब कुछ बातें बिल्कुल ठीक है, वो इक्विटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. बट हर किसी इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ इक्विटी में ही पैसा डाल के पैसा बना पाए. तो कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट कहता है कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, या उनकी लाइफ की स्टेज होती है कि वो बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. कि मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए है तो वो 100 के 100 रुपए पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं डाल सकते. उनकी, या तो कह दीजिए कि उनका रिस्क एपेटाइट, उनकी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो उतनी नहीं है, या उनकी टाइमलाइन इतनी लंबी नहीं है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा डाल पाए. अब तो उनके लिए कहीं ना कहीं कैटेगरी है जो बीच का रास्ता है, ना तो वो डेट है ना वो इक्विटी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो जैसा कि हाइब्रिड शब्द ही बताता है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसेट क्लासेस, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एसेट क्लासेस को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसमें दोनों की ही ब्यूटी होती है, दोनों के ही एडवांटेजेस और बेनिफिट्स इंक्लूड हो जाते हैं. तो जिन क्लाइंट्स को इक्विटी की वॉलेटिलिटी के डेली मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो उनको फेवरेबल नहीं लगती है, वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ले सकते हैं. वो बिल्कुल कंजर्वेटिव होके 6% का रिटर्न भी नहीं आएगा, और नेगेटिव होने पे, मार्केट के गिरने पे -15%, 20% भी नीचे नहीं जाएगा. बीच का रास्ता होगा, एक स्टेबल सा रिटर्न देगा जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी FD से, बैंक डिपॉजिट से और आपके कॉर्पोरेट डिपॉजिट से कुछ रिटर्न बेटर देके जाता है. ओके. सो जो मैं आपकी बात समझा हूँ, हाइब्रिड फंड जो है वो डेट और इक्विटी, या जैसे आपने बोला 2-3 एसेट क्लासेस अलग अलग को मिला करके एक फंड बनाते हैं, जिससे कि इक्विटी की ग्रोथ भी मिल जाए और डेट की सेफ्टी भी मिल जाए. जी बिल्कुल. इसमें किस अनुपात में, किस परसेंटेज में हाइब्रिड किया जाता है? देखिए, सेबी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा एफर्ट और इनिशिएटिव लिया है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन करके अलग अलग हाइब्रिड फंड्स को कैटेगराइज कर दिया है. तो जितना इक्विटी डेट का कॉम्पोजिशन होता है उसी हिसाब से इन्होंने इन कैटेगरीज को डिफाइन कर रखा है. तो ये जनरली कैटेगरीज या सब कैटेगरीज 6 होती हैं. पहला होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड. तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जैसे नाम बता रहा है, कंजर्वेटिव है, हाइब्रिड है, और इसमें डेट का पोर्शन ज्यादा होता है, इक्विटी कंपैरेटिवली कम होता है. तो अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो तकरीबन 10 से 25% इक्विटी होता है, और बाकी 75 से 90%. तो मान लीजिए अगर 10% इक्विटी है तो 90% डेट होगा, 25% इक्विटी है तो 75% डेट होगा. इस रेशियो में इसका कॉम्बिनेशन बना के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है. इसके लिए जो आइडियल टाइम होराइजन है, तो मान लीजिए अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ और मैं एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा टाइम होराइजन जो है वो कम से कम 3 से 5 साल होना चाहिए. तो अगर मैं 3 से 5 साल के लिए कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म भी नहीं जाना चाहता कि 10 साल के लिए पैसा रखूँ. मेरा टाइम है कि यार मेरे को ना 3-4 साल में कुछ
डिसेंट सा रिटर्न मिल जाए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, एफडी से ज्यादा हो, तो मैं इस तरीके की कैटेगरी में जा सकता हूँ। और ये जनरली उन क्लाइंट्स के लिए या उन इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल होता है जो रिस्क एवर्स होते हैं, जिनको कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिल जाए, और अगर थोड़ा सा ना मार्केट का जो इक्विटी का पोटेंशियल है थोड़ा हायर रिटर्न देने का, वो बेनिफिट मिल जाए। तो एफडी से तकरीबन मेरे को 2-3% अगर ऊपर दे देगा तो मैं खुश हूँ, उनके लिए कैटेगरी बहुत सुटेबल है। तो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी विच इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इस कैटेगरी में बेसिकली जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत फ्लेक्सिबल फंड होता है, जैसा नाम बता रहा है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इसमें फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है 0 से 100% इक्विटी में जाने का और 0 से ही 100% डेट में जाने का। यानी वो सारा का सारा पैसा इक्विटी में भी ले जा सकता है और सारा का सारा पैसा उठा के डेट में भी ले जा सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके पास। और इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकता है 50%, 50%, 60-40। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वाइज ये प्रोडक्ट हाइब्रिड में सबसे फेवरेबल होता है, क्योंकि पूरी रेंज है उसके पास 0 to 100% की। तो दोनों रास्तों में अगर उसे लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ऊंची चली गई है और बहुत ज्यादा अब आज की डेट में पीक पे है वैल्यूएशन, तो वो हो सकता है सारा का सारा पैसा डेट में डाल के बैठ जाए और वेट करे मार्केट के करेक्ट होने का। और ये रिवर्स में भी होता है, मार्केट अगर उसे लगता है करेक्शन में जा रही है तो वो डेट से उठा के सारा का सारा इक्विटी में भी ले जा सकता है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए या इस तरीके के फंड के लिए आपका टाइम होराइजन होना चाहिए 5 साल प्लस। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो आप 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं, तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं, रीबैलेंसिंग अपने आप हो जाती है, मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर अपनी कॉल्स लेके डेट इक्विटी में अपना आप रीबैलेंसिंग करता रहता है मार्केट को इवेल्युएट करते हुए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी कैटेगरी आती है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। तो जैसे कंजर्वेटिव में इक्विटी पोर्शन कम था, डेट ज्यादा था, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें इक्विटी ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 65 to 80% इक्विटी होता है और बाकी 20 से 30-35% तक डेट होता है। इसका भी कहीं ना कहीं अगर आप टाइम होराइजन 5 साल प्लस का होना चाहिए। आप 2 साल 3 साल का पैसा इसमें अगर डालेंगे तो हो सकता है वो आपको बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन एंड वॉलेटिलिटी नेगेटिव में रिटर्न दे जाए। तो अगर आप 5 साल प्लस का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो ये भी एक अच्छा एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए, जिनका थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, उनके लिए एक अच्छी कैटेगरी है। एक आजकल नया एक कैटेगरी बनकर आ रहा है जिसमें मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में काफी पैसा आया है इन्वेस्टर्स का। उसको कहते हैं मल्टी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें आपका इक्विटी, डेट, गोल्ड और ईटीएफ इन सब का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। आप सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करते, आपका एक तरीके से 3 एसेट क्लासेस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो कई बार इन्वेस्टर्स का एक कंसर्न होता है कि मैं ना सिर्फ डेट और इक्विटी वाला पोर्टफोलियो नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए, तो वो गोल्ड भी इसके अंदर ऑलरेडी फंड मैनेजर का एक्सपोजर होता है। इसमें जनरली जो क्या कहते हैं टाइम होराइजन है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए। तो अगर आप 3 से 5 साल की कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा 2 कैटेगरीज और है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और बड़ा इन्वेस्टर जो होता है, जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है छोटे पीरियड के लिए, वो जनरली यूज करता है। पहला है आर्बिट्रेज फंड, जिसमें पैसा इक्विटी के कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट दोनों में साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट किया जाता है, जो थोड़ा सा एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं है, कम यूज होता है, बट आर्बिट्रेज का बेनिफिट उठा के उसमें तकरीबन 5-6% का रिटर्न निकाला जाता है। लास्ट कैटेगरी इक्विटी सेविंग फंड। ये जो कैटेगरी है इसमें भी कहीं ना कहीं इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा, नाम है इक्विटी सेविंग्स फंड। ऑलमोस्ट 65 से 90% तक इक्विटी होता है और 10 से 35% डेट होता है। इसके लिए भी टाइम होराइजन 5 ईयर प्लस। तो जनरली अगर देखा जाए तो इन 6 कैटेगरीज में हाइब्रिड फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट या कैटेगराइज किया गया है। तो आप जो है इनमें से इन 6 कैटेगरीज में भी तो बहुत सारे फंड्स होंगे। हाँ आप ये कैसे अपने क्लाइंट को, हाँ जी, जी, हाँ हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। आप कैसे अपने क्लाइंट्स को इसमें कहेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है, किसमें आपको करना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है उनका रिस्क प्रोफाइल क्या कह रहे हैं और उनका टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है जो बहुत एग्रेसिव नहीं है, जिनको इक्विटी फंड रास नहीं आते हैं, या जो उनके फेवर में वॉलेटिलिटी उनको लगता है कि वो नहीं उसको हैंडल कर सकते, तो एक तो उन क्लाइंट्स के लिए हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। दूसरा क्या होता है कि
जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपने गोल के लिए प्लानिंग की हुई है और उनका गोल इज अबाउट टू कम इन द फ्यूचर टाइमलाइन, मतलब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, 4-5 साल रह गए हैं, तो हम धीरे धीरे इक्विटी से इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने आज से 5 साल पहले अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान करना शुरू किया था। अब बच्चे की एज हो गई है 12 साल और आने वाले 5-6 साल में उसको अपनी हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए होगा। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इक्विटी फंड से हाइब्रिड की तरफ पैसे को मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कैपिटल प्रोटेक्शन वाला एंगल जो है वो आना शुरू हो जाता है और रिटर्न थोड़े से सिक्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके से उनकी एक गोल के बेसिस पे, दूसरा उनके रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे उनको हाइब्रिड फंड सजेस्ट करना है या नहीं करना है। तो जनरली जो 3 कैटेगरीज है जिसमें मैं जनरली एक्सपोजर लेता हूँ, वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है और एग्रेसिव है। थोड़ा सा अब मल्टी एसेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, बट मेजर एक्सपोजर इन्हीं 3 में जाता है जो मैंने आपको बताया। वो मैं ये पूछ रहा हूँ जितेंद्र जी, उसमें भी आप किस तरह से चॉइस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि इन हाइब्रिड फंड्स में से भी मान लीजिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन में से मैं किन फंड्स के अंदर, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जितेंद्र जी मुझे इसमें 20 लाख रुपए का निवेश करवाइए, तो उसमें से आप किसमें मुझे किन क्राइटेरिया पे बेस करके कहेंगे कि आपके 20 लाख रुपए में इस एक हाइब्रिड फंड में या इन 2 हाइब्रिड फंड्स में निवेश करवाऊं? देखिए, उसको चूज करने के जो क्राइटेरिया है, वो सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट को लेके। जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर मेरा कोई गोल है जो मीडियम टर्म टाइप का है, लॉन्ग टर्म नहीं है, मीडियम टर्म है, 3 से 5 साल में आने वाला है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ। दूसरा, मैं क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को, कि इनका रिटर्न क्या रहा है पास्ट परफॉर्मेंस टू इट्स बेंचमार्क। तो इनके बेंचमार्क से इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। जिस भी फंड का अपने बेंचमार्क से परफॉर्मेंस बेटर होता है, उसको सिलेक्शन लिस्ट में डाल लिया जाता है। उसके बाद इनकी कैटेगरी से कंपेयर करने के बाद सबसे लास्ट में ये देखा जाता है कि जो इसको मैनेज कर रहा है, इसका जो फंड मैनेजर है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके बेसिस पे मैं 4-5 फंड्स का एक लिस्ट बनाता हूँ। अगर ये मेरा एक तरीके से आप मान के चलिए एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो हर क्वार्टर, हर 6 महीने में होती है। तो मैं अपनी एक सेलेक्टेड लिस्ट की फंड बनाता हूँ, उसके बेसिस पे फिर वो रिकमेंडेशन क्लाइंट के प्रोफाइल और उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनको सजेशन दिया जाता है। तो अगर मैं आपकी बात समझाऊं, आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास में हर क्वार्टर में आप अपना रिसर्च करके डेटा के बेसिस पर जी एक 3-4-5 सेलेक्टेड या रिकमेंडेड फंड्स की आपके पास लिस्ट होती है जो बेंचमार्क इंडाइसिस से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और जिनके फंड मैनेजर्स का एक पहले से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद आप मेरी रिस्क प्रोफाइल और मेरे लक्ष्य को और समय अवधि को ध्यान में रखते हुए उनसे मैच करवाते हो कि मुझे इन्वेस्ट करवाते हैं। जी बिल्कुल। अब हाइब्रिड फंड का बेनिफिट तो समझ आया जितेंद्र जी की इसके अंदर फायदा ये है कि मुझे मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से एक एक इक्विटी का ग्रोथ भी मिल जाता है और डेट की स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर परेशानियां क्या आती हैं या ड्रॉबैक्स क्या हैं? बिकॉज कांटे तो हर फूल में है ना जी, मतलब गुलाब के फूल में, तो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स है? देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव और एक यूफोरिया में होती है, जब आपको हर चीज ग्रीन में दिखाई देती है, हर वैल्यूएशन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मार्केट कभी नीचे गिरेगी ही नहीं। उस टाइम पे थोड़ा सा अपना उस इमोशन में आने के बाद इस कैटेगरी को कहीं ना कहीं इक्विटी की कैटेगरी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये मैंने देखा है, जनरली क्लाइंट्स का ये रहता है कि यार उसका तो इक्विटी फंड 18% या 15% रिटर्न दे रहा है, मेरा हाइब्रिड में आपने डलवाया वो 12% दे रहा है। वो इस चीज को समझने की कोशिश थोड़ा सा, मतलब बिकॉज ऑफ दैट यूफोरिया, वो जो इतना मार्केट के अंदर न्यूज और इतना एक नोशन होता है कि सबको ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट से ऊपर जाने के लिए बनी है, तो वो उसमें बह के ना कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और अपने हाइब्रिड से एग्जिट मार के मे बी इक्विटी की तरफ मूव कर जाते हैं। तो जनरली जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जब कैटेगराइजेशन करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, तो आप सिर्फ एक कैटेगरी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नहीं रह सकते। पोर्टफोलियो में आपके पास हाइब्रिड भी होने चाहिए, डेट फंड्स भी होने चाहिए, आपके पास इक्विटी भी होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, योर इन्वेस्टमेंट शुड बी अलाइन टू योर गोल। तो अगर आपने अपनी
इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ अलाइन किया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ये बेनिफिट रहेगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो डेट फंड में मैंने पैसा डाला है, अगर मैंने मीडियम टर्म के लिए किया है और मेरा बहुत लंबा टाइम होराइजन नहीं है, मेरा रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो मैं हाइब्रिड की तरफ जा रहा हूँ। और अगर मैं बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, 10 साल 15 साल सोच रहा हूँ, तो मैं इक्विटी फंड की तरफ जा रहा हूँ। तो उस तरीके के से अगर आप एसेट एलोकेशन करके चलेंगे, रीबैलेंसिंग करते रहेंगे, तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां हम इन चीजों को इंटरचेंज कर देते हैं कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में पैसा डाल देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम 15 साल की 10 साल की एफडी करा लेते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि जब यूफोरिया होता है तो सबको ऐसा लगता है सिर्फ इक्विटी में ही पैसा जाना चाहिए, इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें पैसा हो। वो सब हाइब्रिड और डेट फंड सबको डिस्काउंट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब इक्विटी मार्केट में उछाल होता है तो जो मैं दूसरे की ये देखते हुए, मतलब मैं दूसरे की खुशी से अपनी खुशी को छोटा करता हूँ, जी, दुखी हो जाता हूँ, और वहां पर गलत मैं अपने रिस्क एपेटाइट को इग्नोर करके और गलत इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात और बताएं, क्या आप ये रेकमेंड करेंगे कि जो ज्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं जी, वो बहुत सारे जो जो सरकारी अधिकारी हैं, जिसमें बहुत सारे सैन्य अधिकारी भी हैं, जी, पीएसयूज के भी अधिकारी हैं, और भी सरकारी अधिकारी हैं, या कॉर्पोरेट के भी जो लोग जो पूरा अपना आज 55-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट का बहुत सारा पैसा जब वो निवेश करना चाहते हैं ताकि उनको रेगुलर इनकम भी मिले, और क्योंकि ये उनकी जिंदगी भर की एक कमाई है, जी, तो इसमें वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जी, तो क्या आप इनको हाइब्रिड फंड्स रेकमेंड कर सकते हैं जी या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी अलग अलग टाइमलाइन होती है। कुछ पैसा छोटे टाइम के लिए आपके पास होता है, जिसको आप मे बी डेली बेसिस पे, मंथली या एनुअल बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं। कुछ पैसा ऐसा होगा जो आपको 3 साल बाद, 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा होगा जो उससे भी लंबे समय के लिए आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। तो उस टाइमलाइन के हिसाब से आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में और अलग अलग फंड्स में पैसा डालना चाहिए, जिससे कि जब उस पैसे की जरूरत पड़े तब उस टाइम पे वो आपके पास अवेलेबल हो। आप अगर, जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल में बताया कि जनरली लोग जो गलती करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, ये करते हैं कि कभी कभार यूफोरिया में मार्केट की न्यूज सुन के या किसी से इन्फ्लुएंस होके अपने शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट में और लॉन्ग टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट के पैसे को शॉर्ट टर्म में डाल देते हैं, तो मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप प्रॉपरली डिफाइन करें और किसी की मदद लेके, किसी एक्सपर्ट की मदद लेके ये डिफाइन कर ले कि मेरे पास अगर एक एक्स अमाउंट है और मैं उसको एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन रेशियो में डिफाइन करूं कि हाँ मेरा 30% 40% पैसा शॉर्ट टर्म में रहेगा, 30% मेरा मीडियम टर्म में रहेगा और 30% लॉन्ग टर्म में रहेगा, और उसके बेसिस पे फिर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को या बाकी इन्वेस्टमेंट को सेट करेंगे, तो वो आपके फेवर में ज्यादा काम करेगा, रादर देन के एडॉक किसी के कहने या इन्फ्लुएंस होके सारा का सारा पैसा उठा के किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दे जो आपके ना तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है, ना ही आपके रिस्क प्रोफाइल को मीट कर रहा है। तो मेरा तो सजेशन जनरली क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाते हुए यही रहता है कि आपके पास जैसे एक खाने की थाली होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, दाल भी होती है, पनीर भी होता है, अचार भी होता है। तो उस तरीके से पोर्टफोलियो में भी सारी चीजें होनी चाहिए जो कि जिस तरीके की जरूरत पड़े उस चीज को आप उस टाइम पे यूटिलाइज करके अपने फेवर में काम करा सके। जितेंद्र जी, अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना होते हुए बात की जाए, जी, तो क्या एक एक अमूमन हाइब्रिड फंड से मुझे किस तरह का रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए विदाउट देखिए, बीइंग वेरी एग्रेसिव और ट्राइंग टू बी टू मच ऑफ एन हीरोइक काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप हाइब्रिड में भी किस कैटेगरी में जा रहे हैं। तो जिस कैटेगरी में इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंस इक्विटी में पैसा ज्यादा ज्यादा है तो रिटर्न भी कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा होगा, रिस्क भी उसमें ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपको रेंज देने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा ऑडियंस के कंफर्ट के लिए मैं आपसे एक स्लाइड शेयर करता हूँ, उसमें मैंने ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है और मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी वो शेयर कर दूंगा। उसमें बहुत हाँ जी, क्लियरली जी। डिफाइंड है कौन, जी, उसमें बहुत क्लियरली ये कैटेगराइजेशन डिफाइंड है कि कौन सा हाइब्रिड फंड है, कितना उसका इक्विटी और डेट एक्सपोजर है, कितने टाइम के लिए उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जरा 2 मिनट लेके वो शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी हम लोगों को समझने में। जी जी जी, शेयर कीजिए प्लीज। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हाइब्रिड फंड में भी सब कैटेगरीज होती हैं, तो ये सब कैटेगरीज हैं जिनमें से 3 इस पेज पे हैं, बाकी की 3 दूसरे पेज पे है, मैं उस पर भी आपको लेके जाऊंगा। तो
शुरुआत जैसे हमने करी थी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से, इक्विटी एलोकेशन, डेट एलोकेशन का रेशियो दिया हुआ है, कितने टाइम के लिए आपको इसमें स्टे पुट रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, वो दिया हुआ है। एक रेंज ऑफ रिटर्न दी हुई है 7% से 9%। तो जनरली आइडिया ये रहता है कि डेट से ऊपर रिटर्न दे दे, इन्फ्लेशन को बीट कर दे और मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट कर दे। तो इसका रेंज ऑफ रिटर्न है 7% टू 9%। 1% ऊपर नीचे हो सकता है, बट जनरली इस रेंज के बीच में तो रहता है, जो मैंने देखा है पिछले इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में। उसके बाद आ जाता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसमें 100-100 चल सकता है, मतलब 100% इक्विटी भी हो सकता है, 100% डेट भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका रिटर्न जनरली 10 से 12% के बीच में रहता है लॉन्ग टर्म में। एग्रेसिव जैसा नाम ही बता रहा है कि एग्रेसिव है, इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा रहता है। कम से कम 65% तो इसमें इक्विटी रहती ही है हर टाइम। तो अगर मैं 65% लेके चलूँ तो 65% इक्विटी हो गई, 35% डेट हो गया। तो उस बेसिस पे तकरीबन 10 से 15% के बीच में इसका रिटर्न वेरी करता है। टाइम होराइजन आपका 5 साल प्लस होना चाहिए। आप 1 साल का 2 साल का पैसा इसमें डालेंगे तो हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसलिए टाइम होराइजन करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये बाकी की 3 कैटेगरीज है। जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन में मैंने आपको बताया कि इसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो गोल्ड ईटीएफ्स भी इसके अंदर होते हैं। तो जिन क्लाइंट को ये है कि मेरे को ना इक्विटी, डेट और साथ में गोल्ड तीनों का एडवांटेज चाहिए, तो ये उनके लिए सुटेबल प्रोडक्ट है। रेंज ऑफ रिटर्न इज बिटवीन 9 to 12%। ये एक बड़ा ही अच्छा एक एसेट क्लास बनता हुआ जा रहा है। काफी लोग इसमें एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको एक ही प्रोडक्ट के अंदर या एक ही इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 अलग अलग एसेट क्लासेस का बेनिफिट मिल जाता है। सेकेंड लास्ट कैटेगरी आर्बिट्रेज। ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। 6 महीने से 1 साल का पैसा इसमें डाला जाता है, क्योंकि इसकी टैक्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको इक्विटी फंड की तरह टैक्स किया जाता है। तो उस पर्पज से कई बार लोग या बड़े इन्वेस्टर जो अपना बड़ा अमाउंट इसके अंदर 6 महीने साल भर के लिए डाल के वो इक्विटी वाला टैक्सेशन का बेनिफिट लेके इसको यूज करते हैं। 5 से 6% की रेंज में इसका रहता है, बट इसका टैक्सेशन का जो एंगल है उस वजह से ये काफी ल्यूक्रेटिव हो जाता है। इक्विटी सेविंग फंड है। इसमें भी इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसमें 65% से लेकर 90% तक इक्विटी एक्सपोजर किया जा सकता है फंड मैनेजर से। रिटर्न इसका जनरली 8 से 10% के बीच में रहता है। इसमें भी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स को यूटिलाइज करके बनाई जाती हैं। ज्यादा पॉपुलर जैसे मैंने बताया वो शुरू की 4 है। इन 2 को जनरली मैंने ज्यादा पोर्टफोलियोज में देखा नहीं है। हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर इसमें लेते नहीं है, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मैच करता नहीं है कई बार ये। तो पहले 4 जो कैटेगरीज है वो कई हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लानिंग में कई बहुत अच्छा सिंक करके चलता है। जी, थैंक यू जितेंद्र जी, आपने ये बहुत अच्छा और रेलिवेंट जानकारी हमको आज दी। अ, मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड फंड्स काफी हद तक एक एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वी कैन इन्वेस्ट with safety without compromising on growth and taking adequate equity exposure. You gotta focus on your